गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आप लोगों को वायु के बारे में बताएंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका हम विस्तृत लेके आए हुए हैं। ये आपको एनसीईआरटी के पुस्तक है, ठीक है। और एनसीईआरटी के पुस्तक जो है वो आपको क्लास 7 के है। इसमें एक चैप्टर है वायु, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए हम सबसे पहले, क्या आप जानते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है वह क्या है कि वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित होकर ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर रखता है, इसलिए इसे, जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पैदा होती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानाओं एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो इसे हम लोग भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बार और देखते हैं कि कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर क्या होता है, बढ़ता है। इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान जब बढ़ जाता है तो उसे हम लोग भूमंडलीय तापन कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ जो है पिघलती है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो समुद्र के जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा, जिससे जो तटीय क्षेत्र में है बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक जो है परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशुओं जो है लुप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है इस गैस के बढ़ने से, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, जो हिमनदी है, जो बर्फ़ है, जो पहाड़ों पे बर्फ़ है, वो क्या होता है धीरे धीरे पिघलते हैं और नदियों के माध्यम से समुद्र में क्या होता है जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र का जल स्तर है वो उसमें वृद्धि हो जाते हैं, और वृद्धि होने के कारण जो उसके आसपास या किनारे पे जो भी पौधे एवं पशु जो होते हैं वो अब जो है धीरे धीरे विलुप्त यानी लुप्त होते जा रहे हैं। अब आइए हम लोग वायु के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके संगठन के बारे में। कहता है कि हमारे चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है कि वायु की घनी चादर से जो है चारों तरफ से क्या घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल का निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमारी रक्षा भी करते हैं, ठीक है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर के जो वायु की जो घनी चादर है वो वायुमंडल कहलाती है। तो
तो इसका क्या मतलब उपयोग है, तो यह जो चादर अगर नहीं होता तो कह रहा है कि जो सूरज की गर्मी से या तो हम तप्त होके जल जाते या रात के समय में हम ठंड से जम जाते। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वायु का संघटन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हम सर्कल बनाए हैं, इस सर्कल में आपको बताया गया है कि ये जो 78% जो वायुमंडल है उसमें आपको 78% जो है वो आपको नाइट्रोजन है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा आपको 21% है, ऑर्गन की मात्रा आपको जो है 0.93% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बार पूछा जाता है, तो 0.03% याद रखिएगा। और अन्य जो गैसें हैं वो आपको 0.04% है, यानी ये 3% भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बात किया जाए तो 1% भी नहीं है। 1% का 3 भाग, यानी 100 में 3 भाग, कहने का मतलब है कि 1 का भी 100% अगर बनाएंगे तो उसका 3 भाग। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में 0.03% है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेक गैसों का सही में मिश्रण होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो वायु है, वायु में बहुत सारे क्या कहते हैं गैसों का जो है मिश्रण है, इसलिए वायुमंडल कहा गया है। जैसे नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना हुआ है। सही बात है कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन इतना 78% और ऑक्सीजन आपको 21%। तो आप 78 में अगर 21 जोड़ते हैं तो आपको 99% आपको 2 ही गैस देखने को मिलेगा, एक हो जाए नाइट्रोजन और दूसरा हो गया आपको ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। हमने पहले ही बता दिया 4.1 जो चित्र वृत्ताकार दिया हुआ है, ये आपको 4.1 का चित्र का वृत्ताकार दिया हुआ है, इसमें आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। एकदम सही। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपको पहले ही बता दिए कि जो नाइट्रोजन है वह वायु में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय कुछ नाइट्रोजन को भी हम लोग साथ सांस लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर हम लोग उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि हम मनुष्य जो है जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, फिर हम लोग उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है। पौधे क्या करते हैं, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं। तो जैसे कि हम लोग जो है डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जाता है, उस तरह से वो सीधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या करते हैं कि जो मिट्टी है, मृदा है तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो क्या करेंगे, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी नाइट्रोजन का जो है रूप बदल देते हैं दूसरे चीज़ों में, तब जाके वो उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। एकदम सही, 21% आपको ऑक्सीजन है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और पशु दोनों सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जो हरे पादप है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा
ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड कहता यदि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य महत्वपूर्ण गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस कर देते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और हम मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हरे पादप जो है पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन क्या होता है, बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से भी गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का आज जो है बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर जो मौसम एवं जलवायु को क्या कर रहा है, अब प्रभावित कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब धीरे धीरे ईंधनों के जलाने से बढ़ रही है, एसी फ्रिज यूज करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उसके फलस्वरूप अब क्या हो रहा है, जो पृथ्वी के मौसम है, पृथ्वी पर जो मौसम है या जो जलवायु है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अगर इसी तरह से मौसम के तापमान में वृद्धि होगा तो जो हिमालय पर जो आपको बर्फ़ सब जो जमा हुआ है वो कहीं न कहीं क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा और समुद्र में जल स्तर बढ़ते जाएगा, ताकि और उससे होने वाली बहुत सारी क्षति जो उसके आसपास के जो प्राणी हैं, जो पशु हैं, जो आपको पौधे हैं, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। कहता है क्या आप जानते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, जब वायु क्या होती है, गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जब वायु गर्म होती है तो वह फैलेगी या सिकुड़ेगी। तो ये जो है वायु जब गर्म होगी तो क्या होगा, वायु जब गर्म होती है तो वह फैलती है और हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। ठंडी नहीं, हल्की होकर ऊपर उठेगी। ये हो गया एक। दूसरा क्या है कि जब वायु सघन और ठंडी वायु जब वायु क्या होगा, ठंडी होगा, उस समय वह सघन यानी जो है संपीड़ित हो जाएगी और भारी हो जाएगी, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अगर वायु को हम गर्म करेंगे तो वो हल्की होगी, ऊपर की ओर जाएगी। अगर वो ठंडी रहेगी तो क्या होगा, भारी होगा, वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। कहने का मतलब है कि जो वायु जो है वो क्या होता है, गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। तो गर्म वायु के जो आसपास जो क्षेत्रों में जो ठंडी वायु है वो क्या करता है, इस क्षेत्र को भरने के लिए वो धीरे धीरे यहाँ पे विचरण करती है और ये पे यहाँ पे आने लगती है। दोनों तरफ इधर जो है चारों तरफ से जिधर से ये वायु ऊपर जाती है तो बगल के वायु जो है इस स्थान को लेने के लिए वहाँ पे आती है। तो इस प्रकार जो वायु चक्र है वो क्या होता है, फिर ये ऊपर की ओर गर्म होते हुए जाएगी और इधर के जो वायु है इधर आते रहेगी। तो ये वायु चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कैन ब्रिंग बैक जुरासिक ईरा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आजकल आए दिन पेपर में जो है आते रहता है। तो आप लोग भी जो है ध्यान रखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग का अच्छा ख्याल रखेंगे। कहता वायुमंडल की संरचना कैसे हुई। वायुमंडल की संरचना, जब हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है। हमारा वायुमंडल क्या है, 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से
प्रारंभ होती है। पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिया हुआ है 4.2 में दिया हुआ है, ये इतना लंबा है, थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ हो गया आपको क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है आपको थोड़ा सा यहाँ लेके चलते, चलिए। तो क्षोभ मंडल की सीमा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो 10 किलोमीटर तक में है, जिसमें आपको माउंट एवरेस्ट सब जो है ये आपको क्षोभ मंडल के अंदर ही आता है। क्षोभ मंडल से समताप मंडल की सीमा आपको 40-50 के आसपास होता है और 10 किलोमीटर से ये चलता है। इसमें आपको जो है ओजोन गैस देखने को मिलता है और जो हवाई जहाज सब उड़ता है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब आपको समताप मंडल में होता है। फिर समताप मंडल के बाद आप जाइएगा मध्य मंडल, जिसे मध्य सीमा कहा जाता है। तो ये 50 से 80-85 के बीच में होता है। उसके बाद आपको जो है फिर बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो जो ये बाह्यमंडल है, इस बाह्यमंडल में जो है आपको एक एक चीज़ हम जो है आप शुरुआत में से बताएंगे, पूरे क्षोभ मंडल में क्या होगा, वायुमंडल में क्या होगा। ठीक है, जैसे क्षोभ मंडल के बारे में हम बात करेंगे। यह परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी कि मान लीजिए शुरुआत से ऊपर की जो परत है वो 13 किलोमीटर तक आपको क्या है, क्षोभ मंडल है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, चाहे वर्षा, कोहरा व ओला वर्षण, इसी परत के अंदर होती है। तो ये हो गया आपको क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में जो वर्षा होता है, कोहरा होता है, ओलावर्षण होता है और मौसम की जो सभी घटनाएं होती है वो इसी के अंदर होती है। उसके बाद समताप मंडल की चर्चा करेंगे। तो समताप मंडल जो है वो आपको क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुआ है, यानी 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल हो गया। इसके ऊपर का मंडल जो 50 किलोमीटर तक जाएगा, ये 50 किलोमीटर, ये वाला क्षेत्र आपको समताप मंडल कहेगा। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए होती है। तो समताप मंडल में क्या उड़ाया जाता है, हवाई जहाज उड़ाया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, समताप मंडल में क्या उड़ाया जाता है, हवाई जहाज। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। कौन सी गैस की परत होती है, ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। अब हम बात करेंगे मध्य मंडल। यह वायु की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक फैली होती है। और जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड इसी परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं तो घर्षण करते हुए जब वो मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो वो क्या होता है, यहीं पे आके वो जल जाते हैं। उसके बाद वायुमंडल। तो वायुमंडल हो गया आपको बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती। जैसे जैसे वायुमंडल से ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो रेडियो संचार उपग्रह जितने सारे चीज़ें हैं के लिए इस परत, रेडियो संचार के लिए यह परत बहुत ही उपयोगी होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगें होती है पुनः धरती पर परावर्तित कर देती है। अब बात करेंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की एक पतली परत होती है। यहाँ पे क्या होता है, वायु की एकदम पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। जो अंतरिक्ष में जो है आपको हीलियम एवं हाइड्रोजन क्या होता है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरते रहती है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है आओ कुछ करके सीखे, स्थानीय समाचार पत्रों से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखे और मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। तो ये प्रैक्टिकल उतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके जो है स्पीकर है, तो वह मौसम है जो आपके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा क्या करता है, बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आपके समझ में आ गया है कि हम दैनिक पूर्वानुमान का क्यों करते हैं? तो एक ही क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं? तो कहता है कि अगर दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, हम लोग देखेंगे, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग, 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तो कहने का मतलब पहले तो 20 करोड़ भाग, किसी चीज़ का 20 करोड़ पार्ट करो और उस 20 करोड़ का फिर एक भाग प्राप्त करो। तो कहने का मतलब है कि 2 अरबवां भाग जो पृथ्वी को जो सूरज की रोशनी मिलती है, वो 2 अरबवां भाग यानी 2 अरब में से एक भाग आपको मिलता है। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तापमान किसे कहेंगे, तो वायु में मौजूद ताप एवं शीलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है, एकदम सही बात है। आतपन क्या होता है? तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम लोग आतपन कहते हैं। आतपन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटते जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। जैसे यहाँ पे एक मौसम की जानकारी के लिए यंत्र बनाया गया है, मौसम तापमापी यंत्र। मौसम की जानकारी के लिए कौन सा यंत्र बना है? तापमापी यंत्र। तापमान मापते हैं। वायु दाब मापी क्या मापते हैं? वायु की दाब मापते हैं। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापते हैं। वात दिग्दर्शी जो पवन की दिशा को दर्शाता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस में है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि तापमान को मापने की मापन इकाई डिग्री सेल्सियस है। आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस थे। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पे जम जाएगा और 100 डिग्री पे क्या होगा? उबलता रहता है। अब हम लोग देखें कि जब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो
यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें व धातु और कंक्रीट के बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे वायु दाब के बारे में। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, एकदम सही, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए ऐसा होता है कि वायु का दाब हमारे सभी दिशाओं से क्या होता है, लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। बहुत अब क्वेश्चन है, वायु दाब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है तेजी से गिरने लगेगा और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है और वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के साथ होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पवन। कहता है पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, यानी जिधर से आएगा वही नाम हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। कि उच्च दाब क्षेत्र से जो निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। पवन को मुख्यतः 3 विभागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया आपको अस्थायी पवन, जिसे व्यापारिक पश्चिमी तथा पूर्वी पवनें भी अस्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, इसलिए इसका नाम अस्थायी पवन रखा गया। दूसरा है मौसमी पवन। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें, तो ये हो गया आपको मौसमी। और तीसरा हो गया स्थानीय पवन। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? अब देखिए एक नीचे दिया है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 90 डिग्री उच्च दाब हो गया, ध्रुवीय पवन हो गया, अधो ध्रुवीय निम्न दाब हो गया, सनातन पछुआ पवन हो गया, उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश हो गया, और ये आपको भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम हो गया। ठीक है, ये आपको नीचे मकर रेखा हो गया, ऊपर आपको कर्क रेखा हो गया। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भूमध्य रेखा के ऊपर आपको कर्क रेखा और नीचे आपको मकर रेखा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चक्रवात प्राकृतीय आवेश। चक्रवात क्या है? एक प्रकार का प्राकृतीय आवेश है। तो भारत के समुद्री क्षेत्र पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों का खतरा हमेशा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्यतः पवनों का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रकोप से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिए और कच्चे घरों को नष्ट कर दिए। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के परिणाम स्वरूप अब ये आपका देख सकते हैं कि चक्रवात के परिणाम स्वरूप 3 दिनों तक भारी वर्षा जो है होती रही और इस कारण जो है उड़ीसा के प्रमुख नदियों में क्या होगी? बाढ़ आ गई।
अस्थायी पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे पर 20 किलोमीटर तक आ गई और उसके जो तटीय क्षेत्र जो है उस पर भयानक क्या हुआ, तबाही हुआ। अचानक से 7 से 10 मीटर की ऊंची ज्वारीय तरंग भी आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी जो धान की फसल थी वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये आपको है चक्रवात का विनाश। चलिए अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि 25 अक्टूबर 2019 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। किसके कारण? अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। उसके बाद आर्द्रता बहुत ही आसान है, ये ठंडा वाला है। तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे। चलिए इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहीम, वृष्टि तथा ओला है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो है उसको अच्छी तरह से पढ़े हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।